नमस्कार साथियों, मैं संजीव सर आपका स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब 088 पर। आज की क्लास के अंतर्गत डिस्कस करेंगे अपन राजस्थान के जो प्रमुख राजवंश है उनका परिचय, जिसके अंतर्गत सबसे पहले अपन पढ़ेंगे गोहिल वंश और इनके जो प्रतापी शासक है उनके बारे में। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ तथा इसके आसपास का क्षेत्र मेवाड़ कहलाता है। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, ये कौन कौन सा क्षेत्र है। तो इसके अंतर्गत जैसे उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और उसके आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है, मेवाड़। गोहिल वंश ने मुख्यतः मेवाड़ में शासन किया। तो मेवाड़ में शासन करने वाला जो वंश था वो कौन सा वंश था, गोहिल वंश। इस वंश का नामकरण इस वंश के प्रतापी शासक गोहिल के नाम से हुआ। यानी जो ये गोहिल वंश है इसका जो नामकरण हुआ, यहाँ का एक प्रतापी शासक हुए थे, उनका नाम था ये गोहिल। उनके नामकरण पर इस वंश का नाम गोहिल वंश रखा गया था। और गोहिल वंश की उत्पत्ति और मूल स्थान के बारे में अनेक मत हैं। यानी गोहिल वंश की उत्पत्ति कहाँ से हुई और इनका मूल स्थान कहाँ है, इसके बारे में जो विद्वान हैं उनके बीच में मतभेद पाए जाते हैं। लेकिन अबुल फजल के आधार पर ईरान के शासक जो नौशका से संबंधित करता है, यानी अबुल फजल कहते हैं कि भाई जो ईरान के शासक है नौशका, उनसे ये संबंधित थे। तो अबुल फजल ने इनको किससे संबंधित बताया था, तो फजल थे, उन्होंने नौशका से संबंधित बताए जो ईरान के शासक थे। उसी प्रकार कर्नल टॉड इन्हें वल्लभी के शासकों से संबंधित मानता है। यानी जो गुजरात वाले क्षेत्र में जो वल्लभी शासक थे उनसे इनका संबंध मानते हैं। वही मुणोत नैन्सी और गोपीनाथ शर्मा इनके ब्राह्मण होने का मत प्रतिपादित करते हैं। यानी ये मुणोत नैन्सी और गोपीनाथ शर्मा ये क्या कहते हैं कि ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण होने का जो मत प्रतिपादित करते। तो विद्वानों के बीच में गोहिल वंश को लेकर क्या है, उनकी उत्पत्ति को लेकर अलग अलग मतभेद पाए जाते हैं। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा का मानना है कि 567 ईस्वी के लगभग गोहिल ने अपना शासन स्थापित किया था। तो गोहिल वंश की जो स्थापना हुई वो लगभग 567 ईस्वी के आसपास में मानी जाती है। किसके आधार पर, डॉक्टर गौरीशंकर जो हीराचंद है ओझा उनके आधार पर। गोहिल के बाद मेवाड़ का प्रतापी शासक कौन हुआ था, बप्पा रावल। यानी गोहिल के बाद, वैसे गोहिल के बाद बीच में भी शासक हुए थे, लेकिन प्रतापी शासक कौन हुआ था, बप्पा रावल। तो अब अपन बप्पा रावल के बारे में चर्चा करेंगे। इनका जो टाइम पीरियड है वो 734 से लेकर 753 तक। थोड़ा इसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान रखना कि भाई इनका टाइम पीरियड है 734 से लेकर 753 तक। राज प्रशस्ति के अनुसार बप्पा ने 734 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक मान मोरी को परास्त कर चित्तौड़ पर अधिकार किया था। यानी किसके आधार पर, यानी ये जो राज प्रशस्ति है इसमें ये कहा गया है कि भाई 1734 के अंतर्गत जो चित्तौड़गढ़ के जो शासक थे मान मोरी, इनको परास्त कर कर चित्तौड़ पर अधिकार किसने किया था, बप्पा रावल। तो यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि भाई कहाँ से ये जानकारी प्राप्त होती है कि भाई चित्तौड़ के शासक जो मान मोरी थे उनको परास्त करके चित्तौड़ पर बप्पा रावल ने अधिकार किया। तो राज प्रशस्ति के अंतर्गत पता चलता है। और बप्पा की राजधानी नागदा थी। बप्पा ने अपनी राजधानी कहाँ बसाई थी, नागदा के अंतर्गत। और बप्पा ने कैलाशपुरी में एक लिंग जी जो लकुलिस संप्रदाय से संबंधित है मंदिर का निर्माण भी करवाया था। तो जो
कैलाशपुरी के अंतर्गत जो एकलिंग जी का मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? बप्पा रावल ने। एकलिंग जी गोइल शासक के कुल देवता थे। तो आपसे यहाँ से अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई गोहिल वंश के कुल देवता कौन है? तो एकलिंग जी। गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा का वास्तविक नाम कालभोज था। यानी गौरीशंकर हीराचंद ओझा कहते हैं कि बप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या था? कालभोज। बप्पा रावल का वास्तविक नाम कालभोज था। ये कौन कहते हैं? गौरीशंकर हीराचंद ओझा। बप्पा कालभोज की उपाधि थी। वो कहते हैं कि ये वास्तविक नाम तो इनका कालभोज था, लेकिन जो बप्पा रावल बप्पा कहते हैं ना, वो इनकी क्या थी? उपाधि थी। बप्पा इनकी क्या थी? उपाधि थी। वीर विनोद के रचनाकार कविराज श्यामल दास ने लिखा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई वीर विनोद के रचनाकार कौन है? वीर विनोद के रचनाकार है कवि राज श्यामल दास। उन्होंने क्या कहा है कि बप्पा किसी राजा का नाम नहीं अपितु खिताब था। वो कहते हैं कि जो ये बप्पा है, बप्पा वो किसी राजा का नाम नहीं, तो क्या है? वो एक खिताब है, उपाधि है। ऐसी मान्यता है कि बप्पा चित्तौड़ के शासक मानमोरी को यहाँ वहाँ सेवा में था। यानी मानमोरी मान्यता है कि भाई बप्पा जो रावल थे वो चित्तौड़ के अंदर जो शासक थे, जो मानमोरी, उनके यहाँ पर सेवा के अंतर्गत ये लगे हुए थे पहले। जब चित्तौड़ पर विदेशी सेना का हमला हुआ तो उसने मुकाबले की चुनौती बप्पा रावल ने स्वीकार की और उन्हें सिंध तक खदेड़ दिया। यानी चित्तौड़ पर किसका आक्रमण हुआ था? विदेशी सेना का। तो बप्पा रावल ने उनका सामना किया था और उनको सिंध तक खदेड़ दिया था। और आगे ये कहते हैं गजनी तक भी गए थे। इसलिए इतिहासकार सीवी जो वैद्य इसकी तुलना जो चार्ल्स मार्टेल जो फ्रांसीसी सेनापति था जिसने यूरोप में सर्वप्रथम मुसलमानों को परास्त किया था उससे करते। तो आपसे पूछ सकते हैं कि भाई बप्पा रावल की तुलना जो चार्ल्स मार्टेल से किसने की? तो इतिहासकार थे सीवी वैद्य ने की थी। और आगे जो विदेशी आक्रमणकारी थे उनको सिंध तक खदेड़ने का कार्य बप्पा रावल के द्वारा किया गया। और अपन देखते हैं पाकिस्तान के अंदर का जो रावलपिंडी कस्बा है वो बप्पा रावल के नाम पर ही बसाया गया था। तो ये बप्पा रावल के बारे में जानकारी है। इसको एक बार अच्छी तरीके से आप वापस रिवाइज करोगे, आपको आराम से सब चीज़ें याद हो जाएगी। आगे पढ़ेंगे अपन जैतर सिंह के बारे में। जैतर सिंह का जो टाइम पीरियड है वो 1213 से लेकर 1253 तक का है। गोहिल के ही एक वंशज जैतर सिंह ने परमारों से चित्तौड़गढ़ छीनकर उसे अपनी राजधानी बनाया था। तो बप्पा रावल ने तो अपनी राजधानी कहाँ बसाई थी? नागदा के अंतर्गत। और जैतर सिंह ने परमारों से चित्तौड़गढ़ को छीनकर उसे अपनी राजधानी बनाया। यानी तो आपसे पूछ सकते हैं चित्तौड़गढ़ को राजधानी किसने बनाया था? तो जैतर सिंह के द्वारा चित्तौड़गढ़ को राजधानी बनाया गया। और 1227 ईस्वी में भूताला के युद्ध में दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को परास्त किया था। तो यहाँ से एक अच्छा सा फैक्ट बनता है, ये कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि भूताला का युद्ध कब हुआ। तो आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए भूताला का युद्ध 1227 के अंतर्गत होता है। और किन किन के बीच में होता है? दिल्ली का जो गुलाम वंश का शासक था सुल्तान इल्तुतमिश और जैतर सिंह के मध्य हुआ था। तो एक तरफ तो से जैतर सिंह, दूसरी तरफ से गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश, उनके बीच 1227 ईस्वी के अंतर्गत भूताला का युद्ध होता है, जिसका वर्णन जयसिंह के ग्रंथ, जयसिंह जो सूरी के ग्रंथ हमीर मर्दन
मद्दमर्दन में भी मिलता है। यानी ये जानकारी कहाँ से मिलती है कि भाई ये बोताला का युद्ध 1227 के अंतर्गत हुआ था। एक तरफ जैतर सिंह थे, दूसरी तरफ ये इल्तुतमिश थे। तो ये जानकारी अपन से मिलती है जो जय सिंह सूरी है उनके द्वारा जो रचित ग्रंथ है हम्मीर मद्दमर्दन, इसके अंतर्गत इसकी जानकारी मिलती है। यानी इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? जय सिंह सूरी के द्वारा जो रचित ग्रंथ है हम्मीर मद्दमर्दन। तो यहाँ से दूसरे फैक्ट भी कंप्लीट हो रहे हैं कि भाई जो रचनाकार है ना, जैसे आपसे पूछ सकते हैं ये हमीद मर्द मद्दमर्दन के जो रचनाकार है वो कौन है? जय सिंह सूरी। इसके अंतर्गत ये जानकारी मिलती है बोताला के युद्ध की। इस ग्रंथ में इल्तुतमिश को हमीर कहा गया। इस ग्रंथ के अंतर्गत इल्तुतमिश को हमीर कहा गया और डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने जैतर सिंह की प्रशंसा करते हुए लिखा। यानी गौरीशंकर जो हीराचंद ओझा है इसने किसकी प्रशंसा की? जैतर सिंह की प्रशंसा करते हुए लिखा कि दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों के समय में मेवाड़ को राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान राजा जैतर सिंह ही हुआ था, जिसकी वीरता की प्रशंसा उनके विरोधियों ने भी की। यानी जो हीराचंद ओझा है वो लिखते हैं कि भाई दिल्ली के जो गुलाम वंश के जो सुल्तान थे उनके समय मेवाड़ के अंदर का जो प्रतापी शासक हुआ था वो कौन हुआ था? ये जैतर सिंह जी। और इनकी प्रशंसा विरोधियों ने भी की है। यानी ये बड़ी बात है कि भाई विरोधी जो थे इनके वो भी इनकी क्या करते थे? प्रशंसा करते थे। तो ये थे फैक्ट जैतर सिंह के बारे में। अब अपन बात करेंगे रतन सिंह के बारे में। 1202 से लेकर 1203 तक इनका समय काल है। राहुल रतन सिंह को 1203 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा। यानी ये सभी को ज्ञात है रतन सिंह के बारे में तो कि भाई 1303 के अंतर्गत दिल्ली के जो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, कौन? एक की अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा, जिसके कारण अलाउद्दीन की तो जिसका कारण क्या था? यानी उन्होंने क्यों आक्रमण किया? इनका कारण था अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा व चित्तौड़ की सैनिक एवं व्यापारिक उपयोगिता के कारण। यानी आक्रमण करने का कारण था एक तो अलाउद्दीन की जो साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा और चित्तौड़ की सैनिक और व्यापारिक उपयोगिता। यानी गुजरात तक जाने में जाते हैं ना तो उसमें ये जो मेवाड़ वाला क्षेत्र है बीच में आता है, यहाँ से होकर गुजरना पड़ता है, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1540 के अंतर्गत मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा जो लिखित पद्मावत ग्रंथ है, यानी पद्मावत ग्रंथ के रचनाकार कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी ने अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का कारण राहुल रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना बताया गया है। यानी किसमें ये जानकारी मिलती है कि भाई राहुल रतन सिंह के ऊपर जो अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया वो रतन सिंह की जो पत्नी थी पद्मिनी उनको प्राप्त करने के लिए किया था। तो ये जानकारी मिलती है 1540 ईस्वी में जो ग्रंथ लिखा गया पद्मावत, और इसके रचनाकार कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। इसमें अपन को जानकारी प्राप्त होती है। डॉक्टर दशरथ शर्मा इस मत को मान्यता प्रदान करते हैं, यानी वो भी इनका समर्थन करते हैं कि अलाउद्दीन की सेना से लड़ते हुए रतन सिंह व उसके सेनापति गोरा व बादल वीर गति को प्राप्त हुए। यानी उनके सेनापति यानी रतन सिंह के सेनापति कौन थे? गोरा और बादल, वो भी इसके अंतर्गत वीर गति को प्राप्त हुए थे। और रानी पद्मावती ने 1600 महिलाओं के साथ जोहर किया था। यानी जोहर किसने किया था? रानी पद्मावती ने 1600 महिलाओं के साथ में जोहर किया था और महिलाओं के द्वारा जोहर किया गया। और जो रतन सिंह और उनके सेनापति और सैनिकों के द्वारा जो केसरिया सापा पहनकर युद्ध के अंतर्गत कूद जाते हैं और फिर क्या कहलाता है? ये साका कहलाता है। इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन इतिहासकार
अमीर खुसरो भी सम्मिलित हुआ था। यानी जो 1303 के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी और रतन सिंह के बीच में जो युद्ध हुआ, इस युद्ध के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन इतिहासकार जो अमीर खुसरो है वो भी शामिल हुआ था, और उसने अपने ग्रंथ जो खजाइन उल फतह में इस आक्रमण का वर्णन किया था। तो अमीर खुसरो का ग्रंथ कौन है, आपको ये ध्यान रखना है, खजाइन उल फतह में इस आक्रमण का वर्णन किया था। यानी अलाउद्दीन खिलजी का जो समकालीन इतिहासकार था अमीर खुसरो, इनके द्वारा जो रचित ग्रंथ है खजाइन उल फतह, इसके अंतर्गत रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन किया गया है। उसके बाद में अलाउद्दीन ने अपने पुत्र खिज्र खां को चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त किया और चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद कर दिया। यानी आक्रमण होने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी जब इसमें विजय हो जाता है, विजय होने के बाद में चित्तौड़ का प्रशासक इसको नियुक्त करता है अपने पुत्र खिज्र खां को, और चित्तौड़ का नाम क्या रखा जाता है, खिजराबाद। तो यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि भाई अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण करने के बाद जब विजय प्राप्त कर ली तो वहाँ का प्रशासक अपने पुत्र खिज्र खां को नियुक्त किया था, और चित्तौड़गढ़ का क्या नाम रख दिया था, खिजराबाद। रतन सिंह मेवाड़ की गुहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक था। तो यहाँ से भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि भाई जो रावल शाखा है उसका अंतिम शासक कौन था, तो रावल रतन सिंह। तो ये रावल रतन सिंह के बारे में फैक्ट है। आगे पढ़ेंगे अपन राणा हमीर के बारे में। राणा हमीर है, उसका शासनकाल है 1326 से लेकर 1364 तक। सिसोदा ठिकाने के जागीरदार हमीर ने 1326 ईस्वी में चित्तौड़ पर अधिकार कर गोहिल वंश की पुनः स्थापना की। तो आपको यहाँ से फैक्ट ध्यान रखना है कि भाई 1303 के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया, उसके बाद में विजय प्राप्त करने के बाद में चित्तौड़ पर उसने अधिकार कर लिया और अपना प्रशासक जो अपने पुत्र खिज्र खां को नियुक्त किया और खिजराबाद उसका नाम रखा। फिर वापस राणा हमीर है, उनके द्वारा जो सिसोदा ठिकाने के जागीरदार थे, उन्होंने 1326 ईस्वी में, कब, 1326 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर अधिकार करके वापस गोहिल वंश की स्थापना की। तो आपसे पूछ सकते हैं भाई गोहिल वंश की जो पुनः स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो राणा हमीर के द्वारा। सिसोदा का जागीरदार होने से उसे सिसोदिया कहा जाता है। यानी जो ये सिसोदिया नाम पड़ा है वो किसके आधार पर पड़ा, ये सिसोदा का क्या थे, जागीरदार थे। तो सिसोदा के जागीरदार होने के कारण इनको क्या कहा जाता है, सिसोदिया कहा जाता है। हमीर के दादा जो राणा हमीर थे, इनके जो दादा थे लक्ष्मण सिंह, अपने पुत्रों के साथ अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो राणा हमीर और राणा हमीर के जो दादा थे लक्ष्मण सिंह और उनके जो पुत्र थे वो अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध युद्ध करते हुए वीर गति को क्या हो जाते हैं, प्राप्त होते हैं। उसके बाद मेवाड़ के सभी शासक सिसोदा कहलाए। यानी जब राणा हमीर ने पुणे चित्तौड़गढ़ के ऊपर अधिकार कर लिया तो वह सिसोदा के जागीरदार होने के कारण सिसोदिया कहलाए, और उसके बाद में मेवाड़ के सभी शासक क्या कहलाए, सिसोदिया कहलाए। हमीर को मेवाड़ का उद्धारक की संज्ञा दी गई। तो हमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। तो आपसे पूछ सकते हैं मेवाड़ के उद्धारक किसको कहा जाता है, तो मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है राणा हमीर को। राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन की संज्ञा राणा कुंभा की जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में दी गई। यानी राणा हमीर को और किस नाम से जाना जाता है, विषम घाटी पंचानन। और ये जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, राणा कुंभा की कीर्ति, जो कीर्ति स्तंभ के अंदर जो प्रशस्ति लगी है
वहाँ से ये जानकारी प्राप्त होती है कि भाई राणा हमीर को विषमकाटी पंचानन के नाम से भी संबोधित किया गया। तो विषमकाटी पंचानन का अर्थ क्या होता है? विकट आक्रमण में सिंह के सदृश। हमीर ने सिंगोली, जो कहाँ पर है, बांसवाड़ा के अंतर्गत में, के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को परास्त किया था। तो हमीर के समय एक युद्ध हुआ था, सिंगोली का युद्ध, और ये सिंगोली कहाँ पर है? बांसवाड़ा के अंतर्गत। उसके अंतर्गत एक और तो था राणा हमीर, और दूसरी तब जो दिल्ली सल्तनत का जो शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। तो यहाँ से अच्छा फैक्ट बनता है कि भाई मोहम्मद बिन तुगलक और जो राणा हमीर के बीच में युद्ध हुआ, वो कौन सा युद्ध हुआ था? सिंगोली का युद्ध। और ये सिंगोली का युद्ध है कहाँ? सिंगोली जगह कहाँ पर है? बांसवाड़ा के अंदर। आगे फैक्ट पढ़ेंगे राणा लाखा के बारे में। राणा लाखा का जो टाइम पीरियड है वो 1382 से लेकर 1421 तक है। आगे लाखा के बारे में क्या बातें हैं देखते हैं। समय है 1382 ईस्वी में महाराणा लाखा मेवाड़ का शासक बना, और मारवाड़ के रणमल की बहन हंसाबाई का विवाह लाखा के पुत्र चूड़ा के साथ होना था। यानी मारवाड़ की रणमल की बहन, मारवाड़ के शासक थे, मारवाड़ के अंतर्गत जो राजकुमार थे इस रणमल, इनकी बहन थी हंसाबाई। उन हंसाबाई का विवाह लाखा के पुत्र चूड़ा के साथ में होना था, लेकिन मगर परसती वंश ऐसा सहयोग बैठा कि यह विवाह लाखा के साथ संपन्न हो गया। यानी मारवाड़ के अंतर्गत जो राणा हंसाबाई है, उनका विवाह राणा लाखा के पुत्र चूड़ा के साथ में होना था, लेकिन संयोग ऐसा बैठा कि विवाह किसके साथ में संपन्न हो गया? राणा लाखा के साथ में विवाह संपन्न हो गया। इस विवाह के साथ यह शर्त भी थी कि मेवाड़ का उत्तराधिकारी हंसाबाई का पुत्र ही होगा, और इसके अंतर्गत ये शर्त रख दी गई कि मेवाड़ का जो अगला उत्तराधिकारी होगा वो कौन होगा? हंसाबाई का पुत्र, यानी राणा लाखा और हंसाबाई से जो उत्पन्न पुत्र है वो ही मेवाड़ का अगला उत्तराधिकारी होगा। ये शर्त इसके अंतर्गत रखी गई, जिसे लाखा के योग्य पुत्र चूड़ा को राज्याधिकार से वंचित होना पड़ा, और चूड़ा को राजस्थान का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। यानी चूड़ा को क्या कहा जाता है? राजस्थान का भीष्म पितामह। यानी इसने राजपाट पूरा ही त्याग दिया था। राणा लाखा के समय में जावर माइंस से चांदी व सीसा, यानी राणा लाखा के समय जावर माइंस से सोना व चांदी बहुत अधिक मात्रा में निकलने लगा, जिससे आर्थिक समृद्धि बढ़ी, और इसी समय एक बंजारे ने पिछोला झील का भी निर्माण करवाया। यानी तो जावर के अंतर्गत जो सीसा और जस्ते सोने की जो चांदी की जो खान मिली वो राणा लाखा के समय मिली है, और राणा लाखा के समय ही एक बंजारे ने पिछोला झील का भी निर्माण करवाया, और राणा लाखा का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी हंसाबाई के साथ में हुआ, और इनके साथ में ये भी शर्त रखी गई थी कि राणा लाखा और हंसाबाई से उत्पन्न जो पुत्र होगा वही मेवाड़ का उत्तराधिकारी बनेगा। इसलिए जो राणा चूड़ा थे उसने जो राजकाट पूरा ही त्याग दिया था। तो राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? चूड़ा को। आगे अपन बात करेंगे राणा मोक्कल के बारे में। राणा महाराणा मोक्कल, जिनका जो समय था 1421 से लेकर 33 तक का,
मोकल महाराणा लाखा और हंसाबाई का पुत्र था। तो आपको थोड़ा ये भी ज्ञात रखना है कि भाई मोकल है वो किन का पुत्र था, राणा लाखा और हंसाबाई। तो क्या शर्त थी हंसाबाई और राणा लाखा के जो विवाह हुआ उसका, तो यही थी कि भाई इनसे जो पुत्र प्राप्त होगा वही मेवाड़ का उत्तराधिकारी बनेगा। तो आगे उत्तराधिकारी कौन बना, महाराणा मोकल। 1421 में जब मोगल शासक बना तो अल्प आयु का होने के कारण चूड़ा ने इसके संरक्षण के रूप में कार्य किया। यानी अल्प आयु के अंतर्गत मोगल को राजा बनाया गया था, तो इसका संरक्षण का कार्य चूड़ा ने चूड़ा के द्वारा किया गया। पर जब चूड़ा को लगा कि मोकल की माता हंसाबाई उस पर संदेह करती है तो वह मेवाड़ छोड़कर मांडू चला गया। यानी जब चूड़ा को ये महसूस हुआ कि भाई मोकल की जो माता है हंसाबाई वो उन पर क्या कर रही है, संदेह कर रही, तो इस कारण राव जो ये चूड़ा थे उन्होंने मेवाड़ को छोड़कर कहाँ चले गए, ये मांडू में चले गए। और 1433 ईस्वी में मोक्कल की जिलवाड़ा में चाचा और मेरा ने मेपा पंवार के साथ में मिलकर हत्या कर दी। यानी यहाँ से भी अच्छा फैक्ट बनता है कि भाई मोकल की हत्या कब की गई थी, तो 1433 ईस्वी में। कहाँ पर की गई, तो जिलवाड़ा के अंतर्गत चाचा मेरा ने मेहपा पंवार के साथ में मिलकर, तो मोकल की हत्या करने में किन किन का हाथ है, चाचा और मेरा का, और साथ में मेहपा पंवार का। इन सब ने मिलकर महाराणा मोकल की क्या कर दी, हत्या कर दी। तो आगे अपन चर्चा करेंगे महाराणा कुंभा के बारे में, जो अगले भाग के अंतर्गत चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।